आज जो है हम बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रो का मतलब ये होता है प्रिमिटिव और कैरियो, देखो बायो में जो भी वर्ड है वो तोड़ के आने चाहिए। जैसे बायो मतलब होता है लिविंग और लॉजी मतलब होता है स्टडी, ऐसी प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी जिसमें आप प्रिमिटिव न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हो उसको क्या बोलते हो? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हो। अब प्रोकैरियोटिक सेल का जैसे ही नाम पता चलता है कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, या मेन चीज जो होती है इसमें न्यूक्लियस का अब्सेंट होना होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस का अब्सेंट होना होता है। अगर न्यूक्लियस ही अब्सेंट है तो न्यूक्लियस के जो बाहर की मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो प्रेजेंट होगी? नहीं होगी। बोल सकते हो, ऐसे रिपीट करने वक्त बोल सकते हो। जैसे देखो ये जो न्यूक्लियस है इसका है प्रोकैरियोटिक सेल का। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर जो ये डीएनए है ना, ये डीएनए, इस डीएनए के आसपास कोई मेम्ब्रेन दिख रही है? नहीं दिख रही है, यानी कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि डीएनए के बाहर जो क्या कहते हैं कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर हम वही बात करें यूकैरियोटिक, तो यू मतलब होता है ट्रू और कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो मेन डिफरेंस यही होता है कि एक में जो है प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अब्सेंट होगी। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो यू मतलब होता है ट्रू, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। आइए अब हम बात कर लेते हैं टिपिकल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अब देखो जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे एक बैक्टीरिया में एक संग नहीं पाए जाते। जनरली क्या होता है ये सारे स्ट्रक्चर एक सारे बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। कुछ कुछ बैक्टीरिया में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और जनरली जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये कैसे होते हैं? फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? फंडामेंटली सिमिलर होते हैं, यानी अगर हम एक के बारे में पढ़ लेंगे तो एक हिसाब से सारी सेल के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो याद रखें ये सारे स्ट्रक्चर एक सेल में पाए जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते, पर जब हम एक कॉमन चीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें सारे स्ट्रक्चर को दिखाना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देखो इसमें जो पाई जाती है वो सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल। जैसे प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है वैसे ही बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है। और याद रखना सेल वॉल के प्रेजेंस होने के कारण क्या होता है? रिजिडिटी आती है। क्या आती है? रिजिडिटी आती है। तो सेल वॉल क्या करता है? बैक्टीरियल सेल को कोलैप्स होने से बचाता है, यानी कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। देखो और चीज बात करें तो कुछ ये तो अभी है मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जब इसके बारे में लिखाऊंगा तब उसके बारे में डिटेल आएगी। तो सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड होता है। उसके बाद बात करें तो सेल वॉल किसमें अब्सेंट होता है, तो यहीं पर एक नोट याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल वॉल जो होता है वो अब्सेंट होता है किसमें? माइकोप्लाज्मा में। अब ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है? एक काइंड का बैक्टीरिया होता है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसमें सेल वॉल क्या होती है? अब्सेंट होती है। अगर सेल वॉल अब्सेंट है तो उसका शेप क्या होगा? फिक्स नहीं होगा। फिक्स नहीं होगा तो इसको एक और नाम से जानते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पीपीएलओ भी इसी का पार्ट है। उसके बाद बात करें जो सेल वॉल है ये अलग अलग तरह से मॉडिफाई होती है, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब हम बात कर रहे हैं यू बैक्टीरिया, तो यू मतलब होता है ट्रू और बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया जिसमें ट्रू सेल वॉल पाई जाएगी वो भी काय की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। काय की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। इसी को एक और नाम बोलते हैं म्यूरिन। क्या बोलते हैं? म्यूरिन। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए यू बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी बनी होती है, तो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, जिसका एक और नाम क्या होता है? म्यूरिन होता है। वहीं बात करें आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया तुम्हारे प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। हार्श कंडीशन क्या होती है? जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, वहां पर लाइट बहुत ज्यादा होगी, हीट बहुत, ये सब चीजें होंगी, तो वहां पर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। कैसे बनी होती है? स्यूडोम्यूरिन की। और ये कैसा होता है? डेड स्ट्रक्चर। देखो फिर उसके बाद बात करें तो टिपिकल बैक्टीरियल सेल में एक और चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है या प्लाज्मोलेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा। अब देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है यूनिवर्सल होती है। क्या होती है? यूनिवर्सल होती है, यानी सब में, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, सब में सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। चाहे तुम एक कुछ सा भी बैक्टीरिया या कोई भी सेल बनाओगे तो सब में क्या पाई जाएगी? सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जिसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब सेल मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, यानी ये अपने शेप को चेंज कर सकती है। अगर सेल के अंदर पानी आएगा तो सेल स्वेल
करेगी जिसको बोलते हैं टर्जिड होना, और सेल अगर पानी को यूज कर देगा तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जो तुमने पढ़ा होगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद बात करें तो अगला स्ट्रक्चर है फ्लैजिला का। अब ये फ्लैजिला क्या होता है, देखो बैक्टीरिया दो प्रकार के हो सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो मोटाइल होते हैं यानी तो चल सकते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो नॉन मोटाइल होते हैं। अब मोटाइल का मतलब क्या है, जिनमें मोटिलिटी हो यानी चलने की एबिलिटी हो। अब चलने के ऐसा तो नहीं इसके पास पाँव है तो ये दौड़ के भाग जाएगा, नहीं, इसके पास पाँव नहीं होते, इसके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। ये फ्लैजिला क्या होता है ना, ऐसे मूव करता है, और जब मूव करता है तो बैक्टीरिया आगे बढ़ता है। और इस फ्लैजिला से एक फायदा ये होता है कि अगर ये पानी में रहने वाला है तो पानी की जो लहरें हैं उससे विपरीत दिशा में भी चल सकता है, जिसको एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। तो फ्लैजिला का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को मूव करवाने का होता है। फिर उसके बाद अगली चीज बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो उसके डीएनए की। देखो डीएनए जो इसका होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। अब सर्कुलर का क्या मतलब है, सर्कुलर का मतलब होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होता है, उसको बोलते हैं सर्कुलर। सर्कुलर क्या होगा, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर। तो इसमें किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। अब ये जो सर्कुलर डीएनए है, मैंने बोला ये जैसे हमारे यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रॉपर डीएनए फिक्स होता है, और इसके पास तो न्यूक्लियस है नहीं, तो ये क्या होता है, खुला मिलता है। अब खुला मिलता है तो इसी को बोलते हैं नेकेड डीएनए। क्या बोलते हैं, नेकेड, यानी कि नंगा पुंगा डीएनए होता है, इसका खुला मिलता है। अब ऐसा तो नहीं कि ये पूरे साइटोप्लाज्म में फिर रहा होगा, हर जगह फिर रहा होगा, ये हर जगह नहीं फिरता, ये एक जगह पर रुका रहता है। वो एक जगह पे कैसे रुक पाता है, तो इसमें पाए जाते हैं पॉलीअमीन्स प्रोटीन। क्या पाए जाते हैं, पॉलीअमीन्स प्रोटीन। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और अमीन मतलब क्या हुआ, NH3 पॉजिटिव ग्रुप, NH3 पॉजिटिव ग्रुप। क्योंकि डीएनए पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो उस टाइम बाद तुमको मिलेगा कि डीएनए में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फॉस्फेट के कारण आता है। डीएनए में एक फॉस्फेट नाम का PO4 3- करके स्ट्रक्चर बनता है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब डीएनए जो होता है लेंथ में बहुत बड़ा होता है, तो लेंथ में अगर बड़ा है तो वो सेल से बाहर निकल जाएगा। अब अगर वो सेल से बाहर निकल जाएगा तो उसको क्लोज करना पड़ेगा ना, बंद करना पड़ेगा, एक लोकल जगह में फिक्स रहना पड़ेगा। तो अगर डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो उसको बांधेगा कौन, पॉजिटिव चार्ज ही तो बांधेगा। इसीलिए जो डीएनए में जो पॉलीअमीन्स प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब अगर ध्यान दो, ये यहां पर एक पॉइंट लिखा है, दे आर नॉट हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, देखो जब तुम आगे बढ़ोगे तो यूकैरियोटिक सेल में तुम्हें पता चलेगा कि वहां पर भी डीएनए नेगेटिव चार्ज है, वहां पर भी डीएनए नेगेटिव चार्ज है, पर यूकैरियोटिक के डीएनए को बांधने के लिए वहां पर पॉलीअमीन्स प्रोटीन नहीं आते, वहां पर एक और प्रोटीन आते हैं जिनका नाम क्या बोला जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। तो ये डिफरेंस है, दोनों का डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, पर दोनों के डीएनए को बांधने के लिए यानी जोड़ने के लिए कौन सा प्रोटीन पाया जाता है वो अलग है। तो प्रोटीन यूकैरियोटिक में कैसा पाया जाता है, हिस्टोन, और प्रोकैरियोटिक में कैसा पाया जाता है, पॉलीअमीन। अब देखो इसका एक और नाम लिखा है न्यूक्लियोइड। अब ये न्यूक्लियोइड क्या है, देखो इसके पास न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर तो है नहीं, कुछ अलग नाम होना चाहिए, इसलिए उसका नाम न्यूक्लियोइड रखा। इसको जीनोफोर भी कहते हैं, और ये सिंगल होता है और क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तुम्हें पता होगा कि डीएनए क्या होता है, बाद में जाके जब सेल डिवाइड करना होता है तो क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और मेन डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर कोई डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो डीएनए के अंदर ही जीन पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर ही तो जीन पाए जाते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। अब इसमें जीन पाए जाते हैं, इसीलिए इसको जीनोफोर नाम से भी जाना जाता है, और मेन क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मेन क्रोमोसोमल डीएनए, क्योंकि ये क्रोमोसोमल डीएनए होता है। अब अगर ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए है, इसके अलावा भी एक और प्रकार का डीएनए पाया जाता है जिसको किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, प्लाज्मिड। अब ध्यान रखना, ये जो न्यूक्लियोइड का डिवीजन है, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर सॉरी तो न्यूक्लियोइड है, ये डीएनए अपना इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट करता है, यानी कि एक से ज्यादा कॉपी बना सकता है, और ये वाला भी एक से ज्यादा कॉपी बना सकता है। और इसका डिवाइड करना इसके डिवाइड होने पर डिपेंड नहीं करता, और इसकी वजह से एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक कैरेक्टर आते हैं। क्या आते हैं, एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक कैरेक्टर आते हैं। कि जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल भी लिखा है, ये एबी रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देखो जनरली बैक्टीरिया क्या होते हैं, एंटीबायोटिक डालने पर मर जाते हैं, एंटीबायोटिक डालने पर मर जाते हैं। पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ये विशेष प्रकार का प्लाज्मिड पाया जाता है जो इसको रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है, किसके लिए, एंटीबायोटिक के लिए। यानी कि अगर जिसमें ये पाया जाएगा, अगर उसके ऊपर तुम एंटीबायोटिक डालोगे तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, इसीलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी पाए जाते हैं। तभी इसका नाम क्या है, ये देखो क्रोमोसोमल, मेन क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा है एक्स्ट्रा है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। उसी के बाद डबल सर्कुलर डीएनए, क्योंकि इसका भी अगर शेप देखोगे तो गोली है। उसके बाद ये स्मॉल होता है मेन डीएनए से, और ये रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली, यानी इसका रेप्लिकेशन मेन डीएनए के रेप्लिकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अगला स्ट्रक्चर क्या है, इसमें तुम्हें और क्या चीज दिख रही है, ये फिम्ब्रिया जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, देखो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए काम आते हैं। जैसे कोई सबस्ट्रेट के ऊपर ये बैठ रहा है, जैसे कि पत्थर हो गया, किसी चट्टान हो गया, उसके ऊपर ये फिम्ब्रिया जो होते हैं अटैच होने के काम आते हैं। इसमें एक और चीज होती है जो मैंने बनाई नहीं है, कि इसमें ना एक पिलाई नाम का स्ट्रक्चर भी होता है। ये पिलाई क्या होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, पिलाई बोलते हैं। अब ये जो पिलाई होते हैं ये क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। देखो बैक्टीरिया क्या होता है ना, बैक्टीरिया में भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है, पर बैक्टीरिया में कई लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या होता है, नाम ही है प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब ये प्रिमिटिव टाइप से क्या मतलब है, देखो एक बैक्टीरिया खुला घूम रहा है, दूसरा बैक्टीरिया खुला घूम रहा है, मान लिया एक मेल है एक फीमेल है। अब क्या है, ये जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया से कैसे जुड़ेगा, तो ये जो पिलाई होती है, ये पिलाई क्या करती है, ट्यूब बनाती है। क्या बनाती है, ट्यूब बनाती है, जिसका नाम होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब। मान लो एक बैक्टीरिया ये है, इससे जो ये पिलाई है ये आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चर और दूसरे बैक्टीरिया को पकड़ने में मदद करेंगे। देखो तुमने ये पढ़ा होगा
कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वेरिएशन होना होता है। क्या होता है, वेरिएशन होना होता है। अब वेरिएशन कैसे आएगा, डीएनए में कोई चेंज आए तभी तो वेरिएशन आएगा। मान लो ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोई प्लाज्मिड पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, प्लाज्मिड पाया जा रहा है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। पर दूसरा बैक्टीरिया जो ऐसा है जिसके पास ये प्लाज्मिड नहीं है, तो अगर मान लो उसको वो बैक्टीरिया मिलता है तो वो क्या कर देगा, इसमें से एक प्लाज्मिड ट्रांसफर कर देगा दूसरे बैक्टीरिया में। अब शुरू में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, नहीं था, शुरू में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था, पर इसके वजह से इसमें भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि एक वेरिएशन आया। उस वेरिएशन को ही क्या नाम दे दिया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर कोई एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, गैमीट गूमीट नहीं होते। यहाँ पर क्या होता है, जो ये प्लाज्मिड होता है, शुरू में क्या होता है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था, ये था, इसको ऐसा बैक्टीरिया मिला जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है, उसने पिलाई की हेल्प से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाई, उस कॉन्जुगेशन ट्यूब ने इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, अपने साथ कनेक्ट किया और इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें भी क्या आ गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जुड़ आ गया। इसी वजह से क्या होगा कि ये वाला जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो ये पूरे सेल के अंदर अब ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, जो तुम्हें ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। ये ओए बातें नहीं, साइटो मतलब क्या होता है, सेल, साइटो मतलब क्या होता है, सेल, और प्लाज्म मतलब क्या होता है, लिक्विड, यानी ऐसा सेल के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड, उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म होता है ये प्योरली लिक्विड नहीं होता, पूरी तरीके से लिक्विड नहीं होता, तो क्या होता है, सेमी फ्लूइड होता है। क्या होता है, सेमी फ्लूइड। सेमी मतलब आधा, फ्लूइड मतलब गीलापन, यानी कि इसके अंदर कैसा होता है, सेमी फ्लूइड होती है। और अगर तुम्हें एक चीज याद हो तो मैंने शुरू दिन बताया था कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, मेन एरिना ऑफ सेल होता है। क्या होता है, मेन एरिना ऑफ सेल, यानी कि इसके अंदर जो भी तुम्हें लाइफ लिविंग प्रोसेस बनाए रखने के लिए जो भी प्रोसेस होंगी वो किसके अंदर होंगी, साइटोप्लाज्म के अंदर, इसीलिए इसको मेन एरिना ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो ये सेमी फ्लूइड होता है। तो यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत। अगला जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम होता है ये क्या होता है, राइबोसोम एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है। अब तो ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, जैसे चाय पत्ती का दाना होता है उसी तरीके से होता है। अब ये राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाने का। क्या होता है, प्रोटीन बनाने का, यानी कि आपने जो भी चीज पढ़ी होगी सेल से, सेल में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और तभी जाके कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। अगर तुमने 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है हेरिडिटी, तो हेरिडिटी में क्या पढ़ा होगा, सबसे पहले डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन ही क्या करता है, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब इसमें एक चीज और देखने को मिल रही होगी, ये 70S जैसा 70S क्या लिखा हुआ है, तो देखो 70S, S यहाँ पर एक क्या होती है, यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट होती है, जिसका नाम होता है स्वैडबर्ग कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब ये क्या होता है, मान लो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमने बहुत सारे ऑर्गेनल को रखा, उसको घुमाया तेजी से। अब वो तेजी से घुमाने के बाद, बातें मत करो, तेजी से घुमाने के बाद वो जहां पर रुकता है वो उसको बोलते हैं S। तो स्वैडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, जब किसी भी चीज को उसके मास के बेस पर सेपरेट करने का। और ये S क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है किसका, मास और डेंसिटी का। तो राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन बनाने का, और ये सेल मेम्ब्रेन से बाउंड भी हो सकते हैं। उसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं मीसोसोम। अब ये मीसोसोम क्या है, देखो मीसोसोम क्या होता है, जैसे तुम्हारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे जो यूकैरियोटिक सेल में, उसी तरीके से मीसोसोम भी और सस्ता उसका काम करता है। अब मीसोसोम में भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे वो तुम्हें ट्यूब जैसा दिख सकता है तो ट्यूबुलर बोल सकते हो, वेसिकल जैसा दिखता है तो इसको वेसिकुलर बोल सकते हो, और लैमेली जैसा दिख सकता है। इसका मेन काम क्या होता है, देखो मीसोसोम का मेन काम क्या होता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, सेल क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है, तो सेल के डिवीजन के वक्त अब जो ये न्यूक्लियोइड है, ये जो न्यूक्लियस जैसा न्यूक्लियोइड है, ये इसके साथ जुड़ेगा। जैसे जैसे मीसोसोम डबल होगा ये भी डबल होगा, तो यानी कि ये क्या करता है, डीएनए को रेप्लिकेट करने का काम करता है, और डॉटर सेल में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो ये रेप्लिकेट करने का काम करता है, और डॉटर सेल्स में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। और ये कई सारे जो वेस्ट चीजें उसको फेंकने का भी
भी काम करता है और एरिया सेल वॉल को बनाने का भी काम करता है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये फोल्ड स्ट्रक्चर है। अब ये फोल्ड स्ट्रक्चर होने का क्या रीजन है? देखो ये फोल्ड होने का कारण ये होता है कि जो ये फोल्डिंग होती है ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? सरफेस एरिया को। मान लो एक कागज का टुकड़ा है, कोई किसी के पास है कागज, इतना भी छोटा टुकड़ा नहीं, अगर बीच का पेज दोगे तो निकल जाएगा। कोई एक पेज दे दो, कोई देखो जैसे ये कागज का टुकड़ा है, अगर मुझे इसमें कोई चीज स्टोर करनी है तो इतनी ज्यादा जगह चाहिए। तुमने एक चीज गौर किया होगा, टीन का शेप ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि टीन का शेप अगर ऐसे बनाएंगे तो ये क्या होगा, कोई भी हल्का सामान से भी ये धंस जाएगी। होता क्या है कि अगर मैंने क्या करा, किसी भी चीज को फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके क्या कर दिया, ऐसे करके मान लो इसको फोल्ड करके पूरी तरीके से जैसे इतने में ही समझ लो। अब ये फोल्ड है, अब इस फोल्ड से क्या होगा, सरफेस एरिया घट जाएगा। यानी ये जो कागज अगर खुलेगा तो ये वाला इतनी जगह चाहिए, अब अगर ये थोड़ा सा पैक्ड है तो इसको थोड़ी कम जगह चाहिए। अब इस कम जगह में ज्यादा चीज को स्टोर किया जा सकता है ना, इसीलिए जो ये मीजोसोम होता है ये क्या होता है, एक प्रकार की फोल्डिंग होती है और किसके काम आती है, स्टोरेज वगैरह के काम आती है। उसके बाद जो अगली चीज है इसमें वो ये है क्रोमेटोफोर। ये मैंने नाम नहीं लिखा है। देखो ये जो क्रोमेटोफोर होता है ये क्या होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट होता है वैसे यहाँ पर भी क्रोमेटोफोर पाया जाता है। अब ये क्रोमेटोफोर, क्रोमा मतलब होता है कलर और फोर मतलब होता है बियरिंग। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि कलर बियरिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर क्या होता है, कलर बियरिंग स्ट्रक्चर होता है। सारे बैक्टीरिया में नहीं पाया जा सकता, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया वगैरह। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। अब ये जो इंक्लूजन बॉडी होती है ये काय के काम आती है, स्टोरेज के काम आती है, किसी भी चीज को स्टोर करने के काम आती है, तो उसको बोला जाता है इंक्लूजन बॉडी। तो अभी तक हमने टिपिकल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में खाली इंट्रोडक्शन जाना, ये अभी पूरा हुआ नहीं है। अभी इनके बारे में अलग अलग हेडिंग में पूरा पूरा लिखोगे। ये एक समराइज है कि इतने पूरे का। तो फ्लैजिला के बारे में पढ़ा, फ्लैजिला क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग होता है। और ये बेसल, अभी इसके पार्ट भी पढ़ोगे, इसमें बेसल बॉडी पाया जाता है, हुक पाया जाता है, फिलामेंट पाया जाता है। फ्लैजिला में जो ये फिलामेंट होता है ये लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होता है। सबके बारे में पढ़ना है, पर अभी हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन लिया है। फिर मीजोसोम के बारे में भी अलग से डिटेल में पढ़ोगे। तो ये सब चीजें पढ़नी है। एक बार जिसका डायग्राम नहीं बना है वो अच्छे से बना लो, और अगर नहीं बनाना चाह रहे हो तो घर से बनाना, तो ट्राई करते रहो। बहुत